हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ हमने बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स विच आर ओवरीज। अगर मेल के अंदर हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सो दे आर टेस्टिस। ठीक है। देन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बाद में हमने बताया था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में हमने बात की थी, यूट्रस, देन वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, इन सभी के बारे में। ठीक है। देन हमने ये भी बताया था कि फर्टिलाइजेशन जो है वो किस रीजन में होती है। दैट इज़ आपको बताया था एम्पुलरी इस्थमिक रीजन में फर्टिलाइजेशन होती है, या फिर फेलोपियन ट्यूब मेरे भी आप बोल सकते हो कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है। ये सब बातें डिस्कस की थी हमने। देन फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होती है, स्पर्म्स और ओवम जब मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आगे उसमें फर्दर डिविजन्स होंगे और उससे एक एम्ब्रियो बनता है। देन आपको ये भी बताया था कि अगर जो एग रिलीज होता है नॉर्मली एक मंथली साइकिल में, जिसे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, उसमें पर मंथ ओनली 1 एग और ओवम इज़ रिलीज्ड। एक एग रिलीज होगा, लेकिन अगर वो फर्टिलाइज ना हो पाए, ज़रूरी तो नहीं कि हर बार फर्टिलाइजेशन होगी, तो अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसका क्या होता है, ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर जो था उसमें डिटेल में डिस्कस की थी। अगर आपने किसी भी कारणवश वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो टुडे एक्सपी एजुकेशन नाम से जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। कहीं कोई डाउट होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल टुडे एक्सपी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ में वो बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है। सो आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। द टॉपिक इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करने के बाद हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। ठीक है। हम किसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, और भी पूरी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आप क्या समझते हैं, तो हम क्या बोलेंगे। अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं वैसे तो, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी है, दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेल-बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हर एस्पेक्ट जो रिप्रोडक्शन का है उसमें टोटल वेल-बीइंग होना चाहिए, तभी हम किसी भी पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोल सकते हैं। दैट इज़ कौन कौन से एस्पेक्ट होंगे, फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। ये सारे एस्पेक्ट होंगे तभी हम किसी भी पर्सन को हेल्दी, रिप्रोडक्टिव हेल्दी बोल सकते हैं। अगर मान लो कोई पर्सन फिजिकली हेल्दी नहीं है तो क्या आप उसको रिप्रोडक्टिव हेल्दी बोलेंगे? नो। अगर कोई फिजिकली हेल्दी है लेकिन बिहेवियर ठीक से नहीं कर रहा, सोशली वो किसी के साथ बातचीत नहीं करता, अपने आप को अलग रखता है, तो भी हम उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं बोल सकते। सो ये सारे एस्पेक्ट होने चाहिए जब हम किसी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलते हैं। तो आई बात समझ में? ठीक है। देन एक टर्म आता है STDs। कई बार इसका एब्रीविएशन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट डज द वर्ड STDs स्टैंड्स फॉर। STDs से आप क्या समझते हैं? सो हम ये बोलेंगे STDs स्टैंड्स फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। एज द नेम्स इंडिकेट्स दीज आर द डिजीज विच स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर हुआ है तो वो नॉर्मल पर्सन में स्प्रेड हो जाती हैं। ठीक है। बैक्टीरिया से भी कॉज हो सकती हैं, वायरस से भी कॉज हो सकती हैं, और भी होती हैं। सो मोस्ट कॉमन जो डिजीज़ है जो हमें देखनी है, अगर बैक्टीरिया के बारे में बात करें, सो STDs विच आर कोज्ड बाई बैक्टीरिया, सो वो होती हैं मोस्ट कॉमन। एक होती है गोनोरिया, ठीक है, और एक होती है सिफिलिस। सो गोनोरिया इनका जो बैक्टीरिया है जो कोज करता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये NTSC में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है। तो इसका जो बैक्टीरिया है वो कौन सा होता है, एक डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है, दैट इज़ नेजरिया गोनोरिया।
ये एक साइंटिफिक नेम है। तो साइंटिफिक नेम आप जानते हो, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि जो नेम होते हैं वो सेपरेटली अंडरलाइन होते हैं। इनको हम अपने मर्जी से नहीं लिख सकते, ठीक है। इनके लिए कुछ शर्तें होती हैं। पहली क्या कि ये तो होता है जीनस का नेम, दैट इज इट इज़ ए नेम ऑफ जीनस एंड द गोनोरिया इज ए नेम ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो पहली शर्त तो क्या होगी कि जो जीनस का नेम होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, ये कैपिटल से स्टार्ट है। जो स्पीशीज़ का नेम होता है वो स्मॉल से स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरा, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे ही नाम लिखा जाता है कोई भी साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, अगर आपने इनको अंडरलाइन नहीं किया तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मार्क्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एक्शन, ओके। देन दूसरा है सिफिलिस। तो सिफिलिस के बारे में क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये ट्रिपोनिमा पैलिडम से कॉज होती है। तो आपको मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि एक साइड गोनोरिया दे दिया, एक साइड सिफिलिस दे दिया, एक साइड जेनेटल वार्ट्स दे दिया, एक साइड एड्स दे दिया, तो उनको मैच करना है आपको, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिजीज़ बैक्टीरिया से कॉज हो रही है या फिर वायरस से कॉज हो रही है या किसी दूसरे कोजल ऑर्गेनिज्म से ये कॉज हो रही है। तो ध्यान रखना, गोनोरिया एंड सिफिलिस, दीज आर द एसटीडीज विच आर कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसे ही अगर वायरसेस के बारे में बात करें, सो जेनेटल वार्ट्स विच इज़ कॉज्ड बाई ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये कि जेनेटल वार्ट्स इज एन एसटीडीज विच इज़ कॉज्ड बाई, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। और सेकेंड वन मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपसे पूछी जाती है, एड्स के बारे में। सो एड्स स्टैंड्स फॉर, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही होता है। सो एड्स से हम क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि ये जो इन्फेक्शन है, ये जो डिजीज़ है, इट इज़ एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ये एक्वायर की जाती है, ठीक है। या तो बहुत सारी रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से एड्स हो सकती है, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर किसी पर्सन को एड्स है और उसने अपने पार्टनर के साथ विदाउट द यूज़ ऑफ बैरियर्स अगर कोई टच किया है या इंटरकोर्स किया है तो वहाँ पे एड्स हो सकती है, ठीक है। देन इन्फेक्टेड नीडल्स एट द बार्बर शॉप, बार्बर की शॉप पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे अगर इन्फेक्टेड नीडल्स हैं तो वहाँ से भी एड्स हो सकता है। उसके अलावा फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड, अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है तो उसका जो चाइल्ड है उसको भी एड्स होने के चांसेस होते हैं। सो बहुत सारे कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होता है ये, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसमें इम्यून सिस्टम जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है, इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाएगा। और ऐसे पर्सन्स जिनको एड्स है, देर आर चांसेस कि उनको और भी डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लाइक उनको टीबी भी हो जाएगा और भी जो कोजल ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनके ऊपर अटैक कर देंगे, ठीक है। देन एड्स इज़ कॉज्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्स इज़ कॉज्ड बाय HIV, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। एड्स इज़ कॉज्ड बाय HIV, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सो आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम एनी 4 or 3 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड देयर कोजल ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता होना चाहिए जेनेटल वार्ट्स एंड एड्स, दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस, एंड गोनोरिया एंड सिफिलिस, दीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड्स की। सो हम ये बोलेंगे कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उनमें से कुछ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उनमें एक है स्पेसिंग मेथड। स्पेसिंग मेथड एक टेम्परेरी मेथड होता है जिसमें हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। या फिर टू डिले चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में स्पेस, यानी कि अभी अगर एक चिल्ड्रन है तो 2 साल या 3 साल तक अगर किसी भी जो फैमिली है
कपल है किसी को, अगर उसको बच्चे नहीं चाहिए तो हम इन मेथड्स का यूज़ करते हैं बच्चों के बीच में स्पेस करने के लिए, कि एक अब है तो 2 साल 3 साल या 5 साल के बाद में, तो वो कैसे होगा, स्पेसिंग मेथड से। उनमें से कुछ कुछ मेथड हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला है नेचुरल मेथड। सो नेचुरल मेथड की अगर हम बात करें तो एक होता है कोइटस इंटरप्ट्स, यानी कि विड्रॉल मेथड। इसमें क्या होता है कि जो मेल पार्टनर है, इट विड्रॉज इट्स पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो मेल पार्टनर है यहाँ पे वो अपना पेनिस विड्रॉ कर लेगा वेजाइना से बिफोर द इजैकुलेशन। जैसे ही स्पर्म्स रिलीज़ करने होंगे, स्पर्म्स रिलीज़ होने वाले होंगे, उससे पहले अपने पेनिस को वहाँ से बाहर निकाल लेगा ताकि इंसेमिनेशन ना हो पाए, स्पर्म्स अंदर तक ना पहुँच पाए। ये एक नेचुरल मेथड है। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स द विड्रॉल ऑफ पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर डिस्चार्ज ऑफ सीमन। सीमन के अंदर क्या है, स्पर्म्स हैं। टू अवॉइड इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन को अवॉइड करना है ताकि सीमन जो है, जो स्पर्म्स है, वो अंदर तक ना जा पाए। एक नेचुरल तरीका है। ठीक है, उसके बाद बैरियर मेथड्स भी होते हैं कुछ। तो बैरियर मेथड्स में हम मैकेनिकल बैरियर्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं कंडम्स की। सो कंडम्स जो हैं, दीज आर द बैरियर्स विच आर मेड अप ऑफ थिन रबर। थिन रबर से या लेटेक्स शीट से मिलके ये बने हुए होते हैं। ठीक है, दैट आर यूज्ड टू कवर, किसको कवर करते हैं, पेनिस इन मेल्स। पेनिस क्या होता है, अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है अच्छे से तो आपको बताया था कि पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, एंड वेजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल्स। पेनिस को कवर करेंगे मेल के अंदर और वेजाइना और सर्विक्स को कवर करेंगे फीमेल के अंदर। कंडोम्स आर यूज्ड फॉर बोथ द मेल्स एज वेल एज फीमेल्स, दोनों के लिए यूज़ की जाते हैं। ठीक है, दोनों ही केस में हम लोग कंडोम्स को यूज़ करते हैं। दे आर अवेलेबल बोथ फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। तो कंडोम्स क्या करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी रोकते हैं वो। ठीक है, और एक और इनका यूज़ है कि एसटीडीज से भी ये बचाते हैं। एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, एसटीडीज से भी कौन प्रिवेंट करता है, ये कंडोम्स प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, क्या क्या करते हैं, एसटीडीज से बचाएंगे और अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचाते हैं। दूसरा, सर्वाइकल कैप्स, डायाफ्राम्स एंड वॉल्ट्स, ये भी रबर से मिलके ही बने हुए कुछ बैरियर्स होते हैं, विच आर फिटेड ऑन द सर्विक्स, जो कि प्रेगनेंसी को नहीं होने देते। आई बात समझ में। कुछ और मेथड्स की बात करते हैं तो उसमें अगला मेथड आता है आईयूडीज, यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, इनको आईयूसीडीज भी बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो ध्यान रखना आपको, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आईयूडीज और आईयूसीडीज। ठीक है, सो दे इंक्लूड लिप्स लूप, कॉपर टी, और भी होते हैं, कॉपर 7 होता है, मल्टीलोड 375 होता है, लेकिन इतने आपको ध्यान नहीं रखने, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, उनके 1-2 एग्जाम्पल्स किस तरीके की होती हैं। लिप्स लूप एंड कॉपर टी, ये क्या करती हैं, दीज आईयूडीज, इनका फंक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये प्रेगनेंसी को रोकती तो हैं, लेकिन अल्टीमेटली करती क्या है, ये कैसे करती हैं। सो दे इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स, स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस करवा देती हैं, स्पर्म्स को इंगल्फ कर लेती हैं। ठीक है, एंड जो कॉपर आयंस हैं, कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, तो कॉपर आयन जो है वो क्या करेगा, इट सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। किसको सप्रेस कर देगा, स्पर्म्स की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। तो अगर वो सप्रेस हो गई तो प्रेगनेंसी फिर नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो ये ध्यान रखना आपको, आईयूडीज क्या करती हैं, ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। उसके बाद हार्मोनल मेथड्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम ओरल पिल्स के बारे में जिक्र करेंगे। तो ओरल पिल्स जो होती हैं, पिल्स तो पहले क्यों बोला गया इनको,
पिल्स का मतलब क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स की फॉर्म में हम उनको लेते हैं, इसलिए इनको पिल्स कहा जाता है। सो दे कंस्टिट्यूट सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसमें क्या क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं ये। तो एग्जाम्पल्स की बात करें, सो माला डी, माला एन, दीज आर कॉमनली यूज्ड एज ओरल पिल्स। ये ओरल पिल्स होती हैं और ये डेली ओरल पिल्स होती हैं, ठीक है ना। माला डी, माला एन, दीज आर डेली ओरल पिल्स, ठीक है। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट सहेली, इट इज़ वंस ए वीक पिल, यानी कि एक हफ्ते में एक बार लेनी पड़ती है। वंस ए वीक पिल होती है, विच इज़ नॉन हार्मोनल नॉन स्टीरॉयडल पिल, ठीक है। इसके अंदर ना तो कोई हार्मोन होता है ना कोई स्टीरॉयड्स होते हैं। सो इट इज़ नॉन हार्मोनल नॉन स्टीरॉयड पिल। ध्यान रखना, आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि वंस ए वीक पिल कौन सी है, विच इज़ नॉन हार्मोनल एंड नॉन स्टीरॉयडल। तो द आंसर इज सहेली। देन टर्मिनल मेथड्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे मेथड हैं, ये उन पेरेंट्स के लिए हैं जो आगे फर्दर चिल्ड्रन नहीं चाहते, ठीक है। ये टर्मिनल मेथड्स होते हैं, इन ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं ये जो मेथड हैं, लेकिन इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है, ठीक है। सो मेल्स के केस के लिए होता है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या होगा, वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड। वास डिफरेंस जो है, जो कि मेल एसेसरी डक्ट है, वो क्या करेगी, स्पम्स आएंगे टेस्टिस से रिलीज होके, ठीक है। तो स्पम्स जो आएंगे तो वास डिफरेंस को ही कट कर दिया हमने और टाई कर दिया। तो अगर वास डिफरेंस कट हो गई है तो आगे फिर वो स्पम्स नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वेसेक्टोमी में वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड। अगर स्पम्स नहीं पहुँचे तो फर्टिलाइजेशन फिर नहीं हो पाएगा। ऐसे ही फीमेल्स के लिए जो मेथड है वो होता है ट्यूबेक्टोमी। नाम से पता चलता है ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब को हम कट कर देंगे। अगर फैलोपियन ट्यूब कट कर दी है और टाई कर दी है तो फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एग्स जो है वो यूट्रस तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है ना, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। सो ये दोनों होते हैं टर्मिनल मेथड्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो हम ये बोलेंगे कि जो टर्मिनल मेथड्स हैं दे आर हाईली इफ़ेक्टिव। इफ़ेक्टिव तो बहुत ज़्यादा होते हैं ये, लेकिन रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। इनको रिवर्सिबल करना, अगर एक बार वेसेक्टोमी हो गया है दोबारा से उसको नॉर्मल करना, इट इज़, ये बोल सकते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाती है और देयर आर चांसेस कि ऐसा नहीं भी हो सकता किसी किसी केस में, ठीक है। सो ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ लास्ट टॉपिक था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल टुडे एक्सपी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।